Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? So guys, welcome to all of you in our grand series for 30-minute one chapter or one concept. So guys, ये मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव जिससे मैं जो ड्रीम देखता हूं कि मेरे सभी बच्चों के 70 प्लस नंबर आए उसको कैसे पूरा किया जा सकता है. So guys, I am very sure this series is going to help you a lot. और ये सीरीज दोनों सब्जेक्ट्स जो मैं लेता हूँ एग्जीक्यूटिव के अंदर, दैट इज फॉर CAFM एंड CMSL, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए लाई जा रही है. और आज मैं सिक्योरिटी लॉस का एपिसोड नंबर 1 आप सबके साथ डिस्कस करूंगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 30 मिनट के अंदर आई विल ट्राई टू कंसाइज द चैप्टर एंड आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अलॉन्ग विद आई विल ट्राई अगर कुछ 5-7 मिनट वीडियो को और बढ़ाकर उससे रिलेटेड हम लोग कुछ स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस कर सके. तो जो भी मैं यहाँ पर असाइनमेंट्स वगैरह यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे असाइनमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा. वहां पर आपको ये सारे के सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, राइट. या फिर आप VG स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे. आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट 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 लॉट. आपको इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के लिए एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी और वो ये कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखनी है. एग्जाम में जाने से पहले जितने भी एपिसोड्स मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा सारे देख के जाइएगा. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ गुरु दक्षिणा आप लोगों ने सब ने इस वीडियो के लिंक को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहां पे भी आप मेंबर हो, जहां पे CS स्टूडेंट अटैच्ड है, वहां पर जरूर शेयर करना है सो दैट ये सर्कुलेट हो सके और सभी बच्चों तक पहुंच सके जो एक्चुअली में दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं. और आई एम श्योर कि दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरी वन ऑफ देम, राइट. चलिए, तो गाइस आज का जो सेशन है इसके अंदर हम SBEB रेगुलेशन पूरा रिवाइज करेंगे. इसके साथ साथ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बेशक वीडियो 30 मिनट से थोड़ी सी ऊपर चली जाए, लेकिन अगर हम स्कैनर के भी कुछ क्वेश्चंस को रेफर कर सकें जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, राइट. तो SBEB रेगुलेशन आप सबको मालूम है कि दिस इज सेबी SBEB एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. एक्चुअली में ये रेगुलेशन बनाई गई थी उन कंपनीज के लिए जो लिस्टेड हैं और दे आर गिविंग बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉइज या दे आर विलिंग टू गिव बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स या दे वांट टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू देयर एम्प्लॉइज. सो अगर आज कोई भी लिस्टेड कंपनी ऐसा कुछ भी करना चाहती है तो उसको एंश्योर करना होगा कि उसको सारी की सारी रेगुलेशंस जो इसमें लिखी हैं उसको कंप्लाई करना जरूरी हो जाता है. सो गाइज, ये रेगुलेशन बेसिकली हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ये पूरे के पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. पहला SBEB और जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट स्वेट इक्विटी, राइट. अब इन दोनों पोर्शन को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे. पहले हम लोग SBEB रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट स्वेट इक्विटी, ठीक है. SBEB की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 5 तरह की स्कीम्स की बात हो रही है. वन इज ESOS, वन इज ESPS यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. उसके बाद आपकी SAR स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, देन इज योर GEBS, ठीक है. फिर उसके बाद आता है RBS, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, एंड देन रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. तो ये 5 तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई SBEB के अंदर और सभी स्कीम्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया कि किस तरीके से कौन सी स्कीम जो है वो कैसे अप्लाई की जाएगी, राइट. अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम पास्ट सिनेरियोस को देखते हैं तो ये 3 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ESOS अगर मैं एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करूं तो. और स्वेट इक्विटी पे तो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, तो इसीलिए आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फोकस ऑन दैट पार्ट जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होता है और आपको वो बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, राइट. चलिए, लेट्स कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल SBEB. तो जैसे ही आई टॉक अबाउट SBEB, प्लीज ध्यान से सुनेंगे. SBEB के अंदर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई कंपनी स्कीम को लाना चाहती है तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं. एक डायरेक्ट रूट अवेलेबल है और दूसरा आपके पास अवेलेबल है थ्रू ट्रस्ट रूट. यानी कि आपको एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बनानी पड़ती है जिसके थ्रू आप इस स्कीम को अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचा सकते हो, राइट. तो पहली स्कीम का नाम क्या है बेटा? डायरेक्ट रूट. दूसरी स्कीम का नाम क्या है? थ्रू ट्रस्ट रूट. अब होता क्या है, जनरली जब भी कोई कंपनी डायरेक्ट रूट से आ रही होती है तो उसमें तो मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि डायरेक्ट कंपनी को शेयर देने होते हैं उन एम्प्लॉयज को जो एलिजिबल हो जाते हैं. लेकिन जब हम ट्रस्ट रूट से पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और ये रेगुलेशन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो कब
बनी गई है जब हम थ्रू ट्रस्ट रूट आ रहे हैं। तो रेगुलेशन 3 इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, पूरा का पूरा रेगुलेशन 3 इस बात पे फोकस कर रहा है कि जब भी आप ट्रस्ट रूट से आते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज करो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देना चाह रही है, लेकिन वो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देना चाह रही, थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू देना चाह रही है, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जब भी इस स्कीम को लेकर आना है तो उसको पहले तो एसआर पास करवाना पड़ेगा, और एसआर पास करवाते समय अपफ्रंट में वो बताना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो किस रूट से आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो अगर वो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के रूट से आ रहे हैं, तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो ट्रस्ट के पास शेयर्स कैसे आएंगे अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो देयर आर 3 वेज कि ट्रस्ट के पास शेयर्स आएंगे। नंबर 1 वे जो है वो है कि कंपनी नए शेयर इशू करेगी, ठीक है जी, या फिर कोई प्रमोटर जो है वो इन्हें शेयर्स को गिफ्ट करेगा। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इनको लोन प्रोवाइड करे और इस लोन से ये लोग मार्केट से उसको एक्वायर कर ले, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्विजिशन। जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्विजिशन, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रस्ट के पास शेयर्स कहां से आएंगे, या तो नए शेयर्स आएंगे, या कोई गिफ्ट देगा प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, या कंपनी इसको लोन दे देगी और लोन से ये सेकेंडरी एक्विजिशंस करेगा। गाइस एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने कहा था कि कंपनी के पास ऑप्शन है दोनों में से किसी भी चीज को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर सेकेंडरी एक्विजिशन या गिफ्ट इन्वॉल्व है तो उस केस में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आना ही ट्रस्ट रूट से पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है सर। अब यहां पे बड़े सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन उठता है कि सर एक बात बताइए, क्योंकि ट्रस्ट के पास शेयर्स आ रहे हैं, तो ये जो ट्रस्ट के पास शेयर्स आ रहे हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग कहलाएगा या फिर शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट बनेगा। तो याद रखना, एनी शेयर विच आर बीइंग हेल्ड बाय द ट्रस्ट नाइदर ट्रीटेड एज पब्लिक होल्डिंग और ना ही ये प्रमोटर होल्डिंग का पार्ट होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी ट्रस्ट के पास शेयर्स आ चुके हैं तो ट्रस्टीज के पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने उनको वोटिंग राइट्स दे दिए तो डेफिनेटली वो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना कि ट्रस्ट के पास जब शेयर्स, क्योंकि ट्रस्ट को पैसा दिया गया शेयर्स खरीदने के लिए, तो ट्रस्ट को क्लियरली बोल दिया गया कि भाई तुम इंश्योर कर लेना कि तुम शेयर्स खरीदना, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करना, ना कि आप किसी तरह का कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट खरीद लेना। ठीक है सर। अब आ जाता है कि जब भी कोई ट्रस्ट सेकेंडरी एक्विजिशंस करेगा तो उसका एक लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है बेटा? सेकेंडरी एक्विजिशंस का मतलब होता है कि आप मार्केट से शेयर्स परचेज कर रहे हो कंपनी के, तो यहां पे लॉ कहता है कि हमारी जो एनुअल लिमिट है ना बेटा, एनुअल लिमिट वो होती है 2%। अब 2% किसका? 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जो एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे होगा उसमें जो भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल आ रही होगी उसका 2%। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपकी ओवरऑल लिमिट क्या है, तो याद रखना बेटा ओवरऑल लिमिट जो है ना वो, अगर मैं बात करूं पहली 3 स्कीम्स की यानी कि ईएसओपी, ईएसपीएस एंड सार, तो उसकी 5% है, ठीक है, और बाकी 2 की 2% है, और अगर पांचों की मिला लो तो 5% है। लेकिन ये 5-2-5 जो ओवरऑल लिमिट निकालनी है ना, ये ओवरऑल लिमिट आपने उस ईयर के लास्ट डेट की पेड अप कैपिटल की लेनी है जिस ईयर में रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो इसका मतलब पहले कंपनी क्या करती है, जिस ईयर रेजोल्यूशन पास होता है उस ईयर के पिछले साल के लास्ट ईयर में जो भी कैपिटल आ रही है उसका पहले ओवरऑल लिमिट तय कर लेती है, एंड देन उसके बेसिस पर क्या वो हर साल 2-2% करके एक्वायर कर सकती है ट्रस्ट। क्लियर है? ठीक है सर। एक ना इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, प्लीज ध्यान से सुनते रहिएगा, कि ट्रस्ट क्योंकि यहां पर शेयर्स तो एक्वायर कर रही है, तो एक ना क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ट्रस्ट ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कर सकती है, क्या ट्रस्ट मार्केट में इन शेयर्स को सेल कर सकती है? तो दोनों का आंसर ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बोलूं ऑफ मार्केट सेल्स, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन दो ही केसेस में हो सकती है, जब इनको एम्प्लॉइज को शेयर देने होंगे तो डेफिनेटली ऑफ मार्केट होगा, या फिर जब इन्हें पार्टिसिपेट करना होगा किसी भी कंपनी के बायबैक, डीलिस्टिंग या फिर किसी भी एग्जिट अपॉर्चुनिटीज के अंदर, अगर कंपनी के किसी भी इस तरह से ऑफर में इनको पार्टिसिपेट करना होगा तो यस, ये ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, तो क्या ये ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग वैसे तो जनरली आंसर इज नो,
उन्होंने क्लियरली लिखा कि ट्रस्ट शुड नॉट बी द ट्रेडिंग मैकेनिज्म फॉर द कंपनी फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बट हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर अगर ये चाहें तो आपके शेयर्स को बेच भी सकते हैं, और वो कब होगा, जब वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम होगी, या फिर अगर कोई अनएप्रोप्रिएटेड शेयर्स पड़े हुए हैं और आपको लग रहा है कि भैया वो अनएप्रोप्रिएटेड, काफी टाइम से अनएप्रोप्रिएटेड पड़े हुए हैं, तो अब ये बेचकर क्या लोन को रीपे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो एम्प्लॉइज को अचानक से जरूरत पड़ जाती है, तो क्या ये शेयर्स को बेचकर उनको भी दे सकते हैं? सर बिल्कुल दे सकते हैं। सो देयर आर सिचुएशंस जहां पर लॉ बहुत क्लियरली बोलता है कि कंपनी, सॉरी जो ट्रस्ट है, वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस भी कर सकती है सिलेक्टेड केसेस में, और वो सेल भी कर सकती है इन सर्टेन केसेस। क्या यहां तक क्लियर था? यस सर। अच्छा, इसमें दो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या थे कि सर अगर कोई भी स्कीम जब लाई जा रही है, तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसके लिए एसआर पास करवाना था, ठीक है सर। सर क्या उस स्कीम के अंदर क्या कोई वेरिएशन लाई जा सकती है? तो इसका आंसर रेगुलेशन 7 देता है। तो रेगुलेशन 7 कहता है कि भाई देखो, वैसे तो वेरिएशन अलाउड नहीं है, लेकिन वेरिएशन अगर आप लाना चाहते हो, पहली बात प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होनी चाहिए, और आपका एसआर पास करवाना मैंडेटरी हो जाता है, खत्म। सर एक सवाल और था दिमाग में कि क्या ये लोग रीप्राइसिंग कर सकते हैं स्कीम को? आंसर इज यस, रीप्राइसिंग किया जा सकता है टू मेक द स्कीम मोर अट्रैक्टिव, प्रोवाइडेड इट इज नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। रीप्राइसिंग वाला याद करो, मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर भी, रिवीजन में भी आपको बताया था कि समटाइम्स ऐसा होगा कि आपने सपोज करो ईएसओपी या कोई भी स्कीम आपने ऑफर करी होगी, और जब आपने स्कीम ऑफर करी होगी तो उस समय शेयर प्राइस जो था हमारा 1000 रुपये था, और हमने आपको ऑफर कर दिया कि हम आपको 300 रुपये में दे देंगे। लेकिन बाद में जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ और उस समय हमें पता चला कि हमारा शेयर ही 200 रुपये का हो गया, तो स्कीम तो अनअट्रैक्टिव हो गई, क्योंकि शेयर का प्राइस 200 है, एक्सरसाइज प्राइस 300 है। तो क्या यहां पर हम रीप्राइसिंग करके उसको नीचे ला सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा मेन मुद्दा हो गया। एक तो रेगुलेशन 7 मैंने आपको पढ़ा दी, रेगुलेशन 3 मैंने आपको पढ़ा दी। अब रेगुलेशन 4 एंड 5 क्या कहती है? 4, 5, 6। 4 कहती है कि देखिए सर, कोई भी पर्सन, एम्प्लॉय जो होगा, वो कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल होगा, ये डिसाइड किया जाएगा बाय द कॉम्पनसेशन कमेटी। कॉम्पनसेशन कमेटी का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन करना। हाँ जी, इस पूरी की पूरी स्कीम को क्या करना? एडमिनिस्टर करना। किसका काम है सर? ये कॉम्पनसेशन कमेटी का काम होता है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन आया कि कब कब हमें एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ सकता है। तो एक बात याद रखना, स्कीम के लिए तो आपको एसआर पास करवाना ही है, इसके अलावा सेकेंडरी एक्विजिशन अगर आपने करनी है तो आपको अलग से एसआर पास करवाना, सॉरी अलग से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारी शेयर कैपिटल एक्सपैंड हो रही है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एक्विजिशन की लिमिट भी बढ़ रही है, तो आपको उसके लिए भी सेपरेट रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी होता है। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद हो कि अगर हमें अपनी सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनीज के अंदर उनके एम्प्लॉइज को अगर ये शेयर्स देने हो, क्या वहां पर भी ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप लोगों को सेपरेट रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी होगा। और लास्ट केस किसी को याद है क्या था? सर अगर मान लो कि हम अपने किसी एम्प्लॉय को, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज को ये स्कीम ऑफर कर रहे हैं, और अगर वो जो स्कीम दी जा रही है उसका टोटल वैल्यू 1% और उससे ज्यादा आ रहा है टोटल शेयर कैपिटल का, तो क्या वहां पर भी आपको रेजोल्यूशन पास करवाना जरूरी होता है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। सर रेगुलेशन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहती है कि ये स्कीम का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज को दिया जाएगा जो लोग एलिजिबल थे, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी एम्प्लॉइज को ये स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है उनको एंश्योर करना होगा क्या, कि ना वो इसको प्लेज कर सकते हैं, ना मॉर्टगेज, ना हाइपोथिकेट, ना उनके पास किसी तरह का राइट होता है डिविडेंड का, ना राइट टू वोट। ये भी ध्यान रखना बेटा कि ये जितने भी राइट होल्डर्स होते हैं, इनको कुछ वेस्टिंग कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, या फिर लॉक इन पीरियड को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये वेस्टिंग कंडीशंस एंड लॉक इन पीरियड दो केसेस में नहीं लगते थे, पहला डेथ के केस में और दूसरा परमानेंट इनकैपेसिटी के केस में। ठीक है ना, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल था सर।
कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर आपने बताया कि ये बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिलता है, कैन यू टेल अस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ एसबीईबी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ इक्विटी? बिल्कुल। देखो, अगर हम एसबीईबी के लिए एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो बस आप ना तो दो कैटेगरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, तीसरी कैटेगरी बड़ी आसान है। दो कैटेगरी क्या कहती है? अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसे डेजिग्नेट किया जाएगा बाय द कंपनी, इसका मतलब वो परमानेंट हो टेम्परेरी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया कि भाई हमें इसको देना है, तो क्या वो एम्प्लॉय कवर हो जाएगा? तो एनी एम्प्लॉय डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट तो सिंपल ही है, कोई भी एम्प्लॉय बोलो डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर्स भी आएंगे, होल टाइम भी आएंगे, पार्ट टाइम भी आएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव भी आएंगे। बस याद रखना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होने चाहिए जो कि ना तो प्रमोटर हो ना ही पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप हो। फिर तीसरा पॉइंट कहता है, अगर आपको याद हो तो, कि ये जो ऊपर 1 और 2 में आपने जो एम्प्लॉइज पढ़े, अगर यही एम्प्लॉइज आपके किसी भी ग्रुप कंपनीज के अंदर, एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी किसी भी ग्रुप कंपनीज के अंदर अगर ये एम्प्लॉइज हैं, तो क्या इन्हें भी हम अलाउ कर देते हैं? और लास्ट में उन्होंने बताया कि इसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा। एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बाहर कर देना, याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल नहीं होता। दूसरा, प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को बाहर कर देना। तीसरा, उन डायरेक्टर्स को बाहर कर देना जो 10% से ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करते हैं हमारी कंपनी में। सर एक छोटा सा ना मैं इसके अंदर पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज ये वाला पॉइंट ना एक्चुअली में मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली में ना यहां पर जब लिखा गया ना डज नॉट इंक्लूड, एक्चुअली में ये डज नॉट इंक्लूड जो था, वैसे तो ये थर्ड क्लॉज के साथ ऐड था, लेकिन एक्चुअली में मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि आईसीएसआई का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो ये है कि ये तीनों के लिए लग रहा है। अगर ये तीनों के लिए लग रहा है तो इसका मतलब प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप आपके वाले भी बाहर है, और प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप कंपनीज के भी बाहर है। ठीक है ना? ऐसे ही उन डायरेक्टर्स को भी बाहर कर दो, चाहे वो आपके हो चाहे वो ग्रुप कंपनीज के हो, जिनके पास 10% से ज्यादा का होल्ड है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? देखिए एक्चुअली में ना इंटरप्रिटेशन वाली बात है ना। इंटरप्रिटेशन में क्या हम इन दोनों को थर्ड के साथ लें या पूरे के साथ लें? तो मैं अब यहां पर, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। सिंपल सी बात याद रखना, इन दोनों को एज पर आईसीएसआई तीनों के लिए लिया गया। मीनिंग देयर बाय बहुत सिंपल सा है कि जब भी अगर आपसे कोई पूछा जाए प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, आप चुप करके उसको बाहर कर देना, चाहे वो आपकी कंपनी का हो चाहे वो ग्रुप कंपनीज का हो। ठीक है? ऐसे ही जब मैं बात करूं उन डायरेक्टर्स को बाहर कर देना, either himself or through his relative या through any body corporate directly indirectly hold करता है more than 10% of the outstanding equity share of the company। क्या समझ आ रही है? अगर 10% से ज्यादा की अगर आप आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तो आप भी बाहर हैं, यानी कि मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, और प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप भी बाहर है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे चिंता मत करो। ठीक है? लेट मी शो यू वन क्वेश्चन जो पेपर में आया था। लेट मी शो यू वन क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, एक बारी फटाफट से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एक बार जरा रीड करेंगे, यहां पर आपने फटाफट से आंसर देना। जोश लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेड सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एसबीईबी फॉर इट्स एम्प्लॉय। कैन ल्यूज एन एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड इंडिया। एक ल्यूइस एक एम्प्लॉय है जो कि आउटसाइड इंडिया काम कर रहा है, क्या वो अवेल कर सकता है बेनिफिट ऑफ द सेम? आंसर इज यस, है ना। एज पर द डेफिनेशन एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया या एक्सक्लूसिवली वर्किंग आउटसाइड इंडिया, यस ही कैन पार्टिसिपेट। आयान सीईओ है, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, क्या वो बेनिफिट ले सकता है? आपने सीधा ही मना कर देना है। सुंदर डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी है जिसके पास 25% आउटस्टैंडिंग शेयर होल्ड कर रहा है, सर इसको भी बाहर कर देना, खत्म। तो ये आपके पास पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, तो मैं इस समय किसी तरह के कोई डिस्प्यूट या किसी तरह की किसी एम्बिग्विटी में क्रिएट करके आपको परेशान नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया। आई होप क्लियर टू एवरीवन। ठीक है सर, अभी इसको लॉक कर देते हैं। एम्प्लॉइज वाला पार्ट हो गया। सर एक बात होता ना, आपने कुछ बताया था कि कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो मैंने क्या कहा था याद करो, ये एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज पे नंबर 1 जो लिस्टेड है,
नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसबीईबी की बात करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा मेरे दोस्तों कि ये वो कंपनी होनी चाहिए जिसने या तो जो सीक कर रही है टू इशू स्वेट इक्विटी या हैज अ स्कीम जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय हो, जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज ऑफ शेयर्स इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द स्कीम इज ईदर फंडेड सेटअप, फंडेड या गारंटेड, या फिर मैनेज्ड बाय द कंपनी। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो क्या ये उस कंपनी पे पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा? वेरी गुड सर। सर मेरे ख्याल से यहां तक बिल्कुल हमें समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम नाउ। तो मैं ना 2 स्कीम्स के ऊपर, इनफैक्ट 3 स्कीम्स के ऊपर ज्यादा काम करूंगा बिकॉज मुझे स्कैनर के क्वेश्चन दिखाने हैं और स्कैनर के क्वेश्चन उसी पे ही ज्यादा पूछे गए हैं, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं। राइट, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ईएसओएस के बारे में। देखिए ईएसओएस के बारे में ना मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन बनेंगे क्या। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ईएसओआईएस की प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ईएसओएस के वेस्टिंग पीरियड पे। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ईएसओएस की जो स्कीम होगी उसके अंदर लॉक इन का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। चौथा कॉन्सेप्ट जो इस पे रहेगा वो होगा कम ऑन। चलो अभी देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा, मैं इसी के अंदर मिक्स कर दूंगा। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो क्या कंपनी फ्री टू डिसाइड द प्राइस एट विच इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, खत्म हो गया। ठीक है सर। वेस्टिंग की बात अगर हम करें तो याद रखना मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन नंबर 1, डेथ, इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा डेथ के समय पे। ठीक है। नंबर 2, परमानेंट इनकैपेसिटी, इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा इन द केस ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी। और दोस्तों मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर काउंट करते समय अगर आपको ईएसओएस ऑफर किए जा रहे हैं परसुएंट टू द स्कीम ऑफ द प्रीवियस कंपनी विच हैज गेट अमेलगमेटेड इनटू माय कंपनी, तो जितना पीरियड ऑफ वेस्टिंग आप वहां बिता कर आए हो, क्या बैलेंस पीरियड आपको यहां पर बिताना पड़ेगा। मतलब ये मान लो आपको ए लिमिटेड के अंदर ये ईसॉप्स मिले थे और आपने ऑलरेडी 8 महीने वहां पर वेस्ट कर दिया था। अचानक से ये कंपनी अमेलगमेट हो जाती है और नई कंपनी ने आपको दोबारा से ईएसओएस ऑफर करा परसुएंट टू द प्रीवियस ईएसओएस, तो आपको दोबारा से 1 ईयर नहीं रहना, क्या रिमेनिंग 4 मंथ ही आपको यहां पे रहना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड के लिए उन्होंने साफ बोल दिया, कंपनी अगर चाहे तो लॉक इन रखे, कंपनी चाहे तो लॉक इन ना रखे। अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ना, दैट इज लैप्सिंग का। सर कई बार क्या होता है कि वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं। तो यहां पर व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट, वेस्टेड और अनवेस्टेड। तो याद रखना लॉ कहता है कंपनी में इन केस ऑफ अनवेस्टेड ऑप्शन रिफंड कर सकती है एनी अमाउंट जो उसने चार्ज किया होगा, और कंपनी कैन फॉरफीट द एनी अमाउंट जो उसने वेस्टेड ऑप्शन के केस में लैप्स हुआ होगा। तो ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस बेटा ईएसओएस के अंदर इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। जहां तक सवाल है ईएसपीएस के अंदर, तो ईएसपीएस के अंदर याद रखना उल्टा होता है। सर यहां पर प्राइसिंग जो होता है ना नॉर्मली फ्री होता है वैसे तो, लेकिन अक्सर क्योंकि ईएसपीएस पब्लिक इशू के साथ आता है तो हम कोशिश करते हैं कि जिस प्राइस पर पब्लिक को दिया जा रहा है या तो उस पर देते हैं या उससे थोड़ा कम दे देते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, वेस्टिंग ईएसपीएस के अंदर होती नहीं। यस, लॉक इन पॉसिबल है अगर इनको एट अ प्राइस विच इज लेस देन इट इज बीइंग ऑफर टू द पब्लिक, यानी कि अगर पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है 100 रुपए में और आपको ऑफर किया जा रहा है 90 रुपए में, तो डेफिनेटली आपके ऊपर लॉक इन पीरियड आ जाएगा एंड दैट टू फॉर द 1 ईयर का लॉक इन आ जाएगा। लेकिन अगेन लॉक इन के अंदर वही 3 एक्सेप्शन आएंगी, एक डेथ की एक्सेप्शन आ जाएगी, परमानेंट इनकैपेसिटी की एक्सेप्शन आ जाएगी और अमेलगमेशन वाले केस में आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। आई होप वेरी सिंपल। तो ईएसओएस एंड ईएसपीएस दोनों समझ आ गया। जहां तक सवाल है सार का, सार का मतलब क्या होता है, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। याद रखना शेयर एप्रिसिएशन राइट्स का मतलब होता है कि हम हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी वजह से शेयर्स में कोई एप्रिसिएशन आएगा तो डेफिनेटली उसका कुछ पार्ट हम आपको एज अ राइट ऑफर करेंगे। लेकिन जो शेयर एप्रिसिएशन राइट्स होते हैं दे आर ईदर बीइंग ऑफर्ड, इसके अंदर सेम प्रॉब्लम आएगी, वेस्टिंग पीरियड आएगा। तो याद रखना वेस्टिंग पीरियड इसके अंदर कितना होता है, मिनिमम 1 ईयर इज द वेस्टिंग पीरियड। और जब भी मैं ये लिखूंगा ना वेस्टिंग पीरियड, तो बस याद रख लेना कि वहां पर डेथ इन परमानेंट इनकैपेसिटी, ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। सर जब मैं यहाँ पे बात करता हूं अबाउट सार की,
तो या तो ये इक्विटी सेटल्ड होता है या फिर ये कैश सेटल्ड होता है। ठीक है, कैश सेटल्ड में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। इक्विटी सेटल्ड के अंदर अगर फ्रैक्शन आएगा ना, तो याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर क्या आप कंपनी जो है आपको कैश पे कर सकती है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। खत्म। ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 स्कीम्स के बारे में डिस्कस करा एंड वी टॉक्ड जनरली ट्रस्ट रूट वगैरह के बारे में हमने बात करा, रेजोल्यूशंस के बारे में बात करा, वेरिंग ऑफ कमॉन जब क्या कहते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वेरिंग करने के लिए रेगुलेशन 7 में भी हमने बात कर ली। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट स्वेट इक्विटी। सर इसको मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ें, बिकॉज स्वेट इक्विटी के अंदर क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आए हुए हैं एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू प्लीज मेक श्योर कि स्वेट इक्विटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। सिर्फ आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे ढंग से पढ़ने में। मैं तो कहूंगा मेरी इस क्लास के बाद अगर आपको जरूरत लगे तो एक बार मेरे नोट्स वगैरह पन्ने पलट के देख लेना, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर वाकई में ऑलमोस्ट आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल अगर कुछ बच गया हो तो आपको पता चल जाएगा, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें ना बेटा, तो इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना वो है मीनिंग ऑफ द टर्म एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय की बात आ रही है। याद रखना स्वेट इक्विटी के अंदर प्रमोटर्स को भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर प्रमोटर को भी मिल जाता है, याद रखना डायरेक्टर्स को भी मिल जाता है। ये सारे एम्प्लॉयज को कवर अप कर लेता है। ठीक है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं इसके लिए याद रखना सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट साथ में आपको कंप्लाई करना पड़ता है, जो ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर ऑफर करेगी तो उसके लिए उसको एसआर पास करवाना मैंडेटरी हो जाता है। एसआर पास करवाना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इन केस अगर किसी भी अगर मान लो कोई भी स्वेट इक्विटी शेयर ऑफर किया जा रहा है टू द प्रमोटर, याद रखना उसके लिए एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास होता है विद सिंपल मेजॉरिटी। ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और उस सिंपल मेजॉरिटी वाले में ये भी ध्यान रखना कि प्रमोटर जो होते हैं ना वो वोट नहीं कर सकते। प्रमोटर्स जो है दे आर नॉट अलाउड टू वोट, यानी कि जब स्वेट इक्विटी को इशू किया जाना है टू द प्रमोटर, पहले लिए उसके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी पास करना है एंड दे आर नॉट अलाउड टू वोट इन दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। ये ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे करके सारी बातों को बात करेंगे। ठीक है, अब स्वेट इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि सर हम कितना स्वेट इक्विटी दे सकते हैं, तो आपको याद होगा इसकी एनुअल लिमिट कितनी है बेटा 15%, ओवरऑल लिमिट कितनी है 25%। ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। सर कई बच्चे ना ऐसे बोलते हैं कि 15% और 5 करोड़ हमने पढ़ी थी, तो लेट मी क्लियर यू कि अगर आपने स्वेट इक्विटी रेगुलेशन सेक्शन 54 पढ़ा हो, साथ में अगर आपने शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स पढ़े हो 2014, उसके अंदर रूल 8 है। लेकिन याद रखना रूल 8 जो है ना वो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए बना था, ना कि लिस्टेड के लिए। हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर लिस्टेड, तो उसके लिए आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, वेरी गुड सर। ये हो गया हमारा स्वेट इक्विटी के लिए। सर इसके बाद ना इसका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कई बच्चों को समझ नहीं आता, अलॉन्ग विद मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो अपन एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक अपन 2 मिनट के बाद पिक करते हैं, पहले इस पार्ट को पूरा खत्म कर लेते हैं। राइट, चलिए आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले एम्प्लॉई का मतलब क्या है दोस्तों। जैसे आई टॉक अबाउट, जैसे ही मैं बात करता हूं किसके बारे में, क्या कहते हैं, रब थोड़ा पला करे, एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं ना क्वेश्चन एक साथ ही दिखाता हूँ। एक काम करो, पहले आप अकाउंटिंग, क्योंकि क्वेश्चन फिर मैं शुरू कर दूंगा ना फिर यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करो, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक बार ना बच्चा बोल भी रहा था कि सर ये वाला प्रोविजन ना थोड़ा कम समझ आया था, तो थोड़ा आराम से समझा देना। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए सामने देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए प्लीज घबराना मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना मेरा, कि रिवीजन के साथ साथ मैं चाहता हूं थोड़ा सा स्कैनर हो जाए, 10-15 मिनट ऊपर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर ना लॉ ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई वैल्यू एडिशन हुआ है एम्प्लॉयज की वजह से, या फिर कोई आईपीआर जनरेट हुआ है,
या फिर किसी तरह का कोई डेप्रिशिएबल एसेट जनरेट हुआ है? अगर तो हाँ, तो आपको सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन करानी है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर ना क्या होता है बेटा, जब भी हम स्वेट इक्विटी देते हैं तो उसमें कुछ कैश कंपोनेंट होता है और कुछ नॉन कैश कंपोनेंट होता है। ठीक है, नॉन कैश कंपोनेंट दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक, अगर तो कोई एसेट जनरेट हुआ है तो डेफिनेटली उसको बैलेंस शीट में ले जाना, लेकिन अगर कोई एसेट जनरेट नहीं हुआ तो दोस्तों क्या उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हुए क्या पी एंड एल में ले जाना, बस इतनी सी बात है। सर एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। सर सपोज करो कि मैं आपको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा हूं 2 करोड़ के। ठीक है, सपोज कर लो कि मैं आपको 2 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं। ठीक है, बदले में मैं आपसे 20 लाख का तो कैश ले रहा हूं। ठीक है, तो ये तो कैश कंपोनेंट हो गया। और अब नॉन कैश कंपोनेंट क्या 1 करोड़ 80 लाख हो गया? यस प्लीज, बिल्कुल। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें से जो भी आपने मेरे लिए मेहनत करी, हमारे पास कुछ एसेट्स जनरेट हुए हैं 1 CR के, तो अगर मैं कहूं कि भैया हम आपको टोटल बेनिफिट जो दे रहे हैं वो 2 करोड़ के हैं, जिसमें से ये और ये दो बेनिफिट तो हमारे सामने विजिबल है, तो ये कैश बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये वाला एसेट भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। व्हाट अबाउट दिस 80 लाख रुपए? तो लॉ कहता है कि भाई इसको आप क्या मान लेना, एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेना, सिंपल। तो यानी कि जब जर्नल एंट्री बनेगी तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, एसेट डेबिट कितना 1 करोड़, एंड पी एंड एल में कितना जाएगा 80 लाख। बस यही वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो रेगुलेशन 35 में लिखी हुई है। अब रेगुलेशन 37 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। रेगुलेशन 37 कहता है जितना भी नॉन कैश वाला पार्ट एक्सपेंस में आप लेकर गए हो ना, ये उसका मैनेजरियल रेम्युनरेशन काउंट हो जाएगा। इसका मतलब मान लो हम डायरेक्टर या मैनेजर को, मान लो ये स्वेट इक्विटी दे रहे थे, तो उसमें से 80 लाख आपने किसको दे दिया? डायरेक्टर को एज रेम्युनरेशन दे दिया। तो बेटा जी आपको कंपनीज एक्ट के अंदर आपने सेक्शन 196 197 पढ़ा होगा, जो कि क्या कहीं ना कहीं कैप लगाता है ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो मान लो उसकी कैप के हिसाब से उसका मैनेजरियल रेम्युनरेशन बनता था 1 करोड़। तो अब लॉ कह रहा है कि देखो भैया 1 करोड़ बनता था एज पर 196 197 ऑफ कंपनीज एक्ट, लेकिन एज पर रेगुलेशन 7 जो हमने स्वेट इक्विटी दिए उसमें हम कितना रेम्युनरेशन दे चुके हैं? 80 लाख का। तो बैलेंस रेम्युनरेशन आप उनको और दे सकते हो। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि स्वेट इक्विटी का कुछ कंपोनेंट क्या उसका रेम्युनरेशन बन जाता है? यस। कौन सा कंपोनेंट? सर वो कंपोनेंट जिसको आपने एसेट ना मानते हुए क्या पी एंड एल से राइट ऑफ करा होता है। और वो कौन सा होता है? मैंने बार बार बोला, पहले चेक करो कितना कैश आया, कितना नॉन कैश, नॉन कैश में से कितना एसेट आया, जो बच गया वो सारा पी एंड एल। जो पी एंड एल में जाएगा वो एक्सपेंस बन जाएगा, जो एक्सपेंस बन जाएगा वो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट बनेगा। तो जब हम इसकी कैप चेक करेंगे तो क्या वहां पर हम एडजस्ट करेंगे। खत्म सर, ट्रस्ट मी, खत्म। अब इसके अंदर 2-3 पॉइंट और भी हैं, लेकिन वो पेपर में नहीं पूछे गए, बट अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से पूरे 32 मिनट हो गए हैं। 32 मिनट में अप्रोक्सीमेटली आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल 1-2 पॉइंट अगर क्वेश्चन में दिखेंगे तो करेंगे। 15 मिनट में क्लास को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तो यार मजा नहीं आएगा ना। आओ देखते हैं, इधर फटाफट से देखेंगे जरा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि आपको ये स्कैनर करना है, मुझे मालूम है ये सारे क्वेश्चन अब आप कर लोगे। ठीक है ना, स्पीड में करेंगे बेटा, ठीक है, स्पीड में करेंगे। और जहां मुझे लगेगा रुकना है डेफिनेटली मैं रुकूंगा। अच्छा, ओहो 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 ओहो, एक पॉइंट तो रह ही गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। स्वेट इक्विटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया बेटा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो जरा। फॉर स्वेट इक्विटी 2 पॉइंट याद रखना, प्राइसिंग और लॉक इन। भाई इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखना। जैसे हम ESOS के लिए बोलते थे फ्री टू डिसाइड प्राइस, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। याद रखना, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी निकालने के लिए हमें प्रोविजन लगाने पड़ते हैं, जो प्रोविजन ऑफ प्राइसिंग ऑन प्रेफरेंशियल इशू होता है अदर देन QIB। क्या मतलब है सर? सर एक्चुअली में ना एक रेगुलेशन है 164 रेगुलेशन है ICDR के अंदर, जो हमें यह बताती है कि जब भी कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है तो वहां पर प्राइसिंग कैसे निकाला जाता है। तो उसका एक प्रॉपर मेथड है। यहां पर आपको मेथड नहीं पूछेगा, बस वो ये पूछेगा कि
सॉरी स्वेट इक्विटी के केस में क्या कंपनी इज फ्री टू डिसाइड द प्राइस? बस आपने ये लिखना, आंसर इज नो। क्या प्राइसिंग के लिए बस कंपनी को ये ध्यान रखना होगा कि उसे फॉलो करना होगा दोस्तों, क्या प्रेफरेंशियल इशू अदर देन क्यूआईबी पे जो प्राइसिंग मेथोडोलॉजी लगी होगी, क्या वो लगानी होगी? ऐसे ही सेम लॉक इन के लिए भी वो कहता है कि आपको रेगुलेशन 167 ऑफ आईसीडीआर जो लॉक इन प्रोविजन फॉर प्रेफरेंशियल इशू लगेंगे, आप रेगुलेशन नंबर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि जो लॉक इन प्रोविजन लगते हैं किस पर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर, क्या वही लग जाएंगे ऑन स्वेट इक्विटी पर। बस ये 2 पॉइंट आपने प्राइसिंग और लॉक इन ऑफ स्वेट इक्विटी पे लिखना है। यहां पर आपको रेफरेंस किसका देखना है? प्रेफरेंशियल इशू वाले रेगुलेशंस का आपको जाके रेफरेंस डालना है। आप ये रेगुलेशन नंबर ना डालो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। आइए फटाफट से जल्दी जल्दी देखते हैं। मुझे मालूम नहीं मैं कितने करा पाऊंगा, मेरे 30 मिनट की सीरीज है एंड आई डोंट वांट कि आपको ये 30 मिनट से ज्यादा ऊपर दिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे सर यार ये जो चीजिंग है आपने कुछ और बोला था। इधर देखना जरा फटाफट से क्या लिखा हुआ है। RMM is a listed company engaged in automobile sector manufacturing cars in India due to growing demand in the car. The requirement is of the car is becoming more. The competitor also thinking that the management of the company apprehension that the experienced employee may leave फॉर टू गेट द, मतलब उनको लग रहा है कि भैया हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने स्वेट इक्विटी शेयर देने का सोचा है। यू आर बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉइज। मैक्सिमम क्वांटम कितना होगा और प्राइसिंग कितना होगा? मैक्सिमम क्वांटम 15-25, प्राइसिंग के लिए आपने प्रेफरेंशियल इशू की बात करनी है। पढ़ के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अ कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वो दे सकता है किसको? अपने एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? कंपनी में काम करते हो, इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, इसमें डायरेक्टर भी आएगा, होल टाइम हो या नॉट हो, प्रमोटर भी आएगा, याद रखना, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पे एक्सक्लूडेड नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ओवरऑल है, और अगर हम 1 साल की बात करें तो ये कितना है? 15%। ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कौन बताएगा? इफ आई टॉक अबाउट प्राइसिंग, तो क्या प्राइसिंग के लिए क्या हमने प्रेफरेंशियल इशू अदर देन क्यूआईबी मेंशन करना है? यानी कि आपको इन अकॉर्डेंस विद द प्राइसिंग रिक्वायरमेंट जो कि स्टिपुलेटेड है रेगुलेशन 164, वो आपको फॉलो अप करनी है। एंड दैट्स ऑल विद दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एलिसिडेट करो द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी अंडर सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 क्योंकि स्कैनर है तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब जब आपको आएगा तो ये नहीं लिखा होगा, आपको लिखा होगा स्वेट इक्विटी रेगुलेशन से रिलेटेड ऑब्लिगेशन मेंशन करो जो कि अंडर सेबी एसबीईबी एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है। ठीक है ना, यहां से ये आंसर लिखना शुरू करना है। ठीक है। सेबी ने नोटिफाई करा सेबी शेयर बेस्ड बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 ऑन दिस, और उसको 2002 वाले को रिपील कर दिया। देयरफॉर इन अकॉर्डेंस विद दिस आपको कुछ बातों का फॉलो करना पड़ेगा। पहला, सर आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस इन द जनरल मीटिंग शैल कंटेन डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफिक, मतलब क्या? सुनो ध्यान से। आप सबको मालूम है एसआर पास करवाना है, तो एसआर पास करवाने के लिए आप सबको मालूम है आपने नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी जिसके अंदर क्या आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रेटेरियल ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट जाएगा जो कि साथ में आपको अटैच करना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है। और कंपनी विद इन 7 days ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेंड करेगी अ स्टेटमेंट टू आरएससी। समझ लो क्या कह रहे हैं वो, हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा जब हम स्वेट इक्विटी की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये रेगुलेशन 42 है। पहला क्या कहता है? एक, आपको नोटिस साथ में अटैच करना है। ठीक है, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन टू नोटिस के अंदर सारे डिस्क्लोजर्स डालने पड़ेंगे। दूसरा, जो भी नोटिस जाता है फॉर द मीटिंग उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको सारे क्या डालने पड़ेंगे? जल्दी बताओ। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस में क्या आपको सारे डिस्क्लोजर्स डालने पड़ेंगे जो सेक्शन 54(1) भी आपको बोलेगा। ठीक है सर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट साथ में जाएगा। कंपनी 7 दिन के अंदर अंदर क्या क्या बताएगी? नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड, प्राइस जिस पर ये इशू किया गया, टोटल अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स दिस, डिटेल ऑफ द पर्सन किसको दिया जा रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंट चेंजेस क्या होंगे इन द कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर इशूइंग ऑफ। सर क्या क्या? सर एक बार दोबारा बताना, देखो आराम से। पहला क्या है? कितने, उसका प्राइस क्या होगा, अमाउंट कितना आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद किस व्यक्ति को दे रहे हो, और उसके बाद चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या आएगा। ठीक है सर।
एक बार इसको प्लीज पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा। यहां पर देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, समृद्धि एंटरप्राइज एस्टैब्लिश्ड अ ट्रस्ट होल्ड सम शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑब्टेन्ड बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग शेयर बेस्ड बेनिफिट स्कीम ऑफ द कंपनी। आंसर करेंगे फॉलोइंग in relation to this. In what manner share held by the trust will be disclosed in the stock exchange? Now this is interesting. कहना जितने भी शेयर हेल्ड किए जाते हैं बाय द ट्रस्ट, सर अगर आप आज भी किसी की भी वेबसाइट खोलोगे ना तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जब आप देखोगे ना तो उन्होंने क्लियरली लिखा होता है एनी शेयर हेल्ड बाय द ट्रस्ट इज डिफाइंड इन द कैटेगरी ऑफ नाइदर प्रमोटर नॉर पब्लिक। ये ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, नाइदर प्रमोटर नॉर पब्लिक, इस हेडिंग में जाता है बेटा, ठीक है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, फिर उसने कहा कैन शेयर हेल्ड बाय द ट्रस्ट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक होल्डिंग? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक है तो ये पब्लिक के अंदर जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर जय, और सर जय। ये देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, 45 मिनट से ऊपर नहीं जाने दूंगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ऊपर हेडिंग तो 30 मिनट लिखी हुई है और क्लास लेते हैं घंटे की, पागल बनाते हैं हमारा। अरे तुम्हारे बेनिफिट के लिए तो कर रहा हूं लल्लुओ। एबीसी लिमिटेड एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग पेड अप कैपिटल 20 करोड़ रुपए ऑन 21 ऑफ अप्रैल 2021। इट हैज इशूड स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ 2 करोड़। देखो 20 करोड़ में से 2 करोड़ यानी कि 10% तो उसने कर दिया। अब वो कह रहा है कि कंट्रोल करना है हमें हाई एट्रिशन रेट को, कंपनी ने प्लान करा कि हम 2 करोड़ और दे दे। एक सेकेंड, 20 करोड़ टोटल पेड अप कैपिटल है, 2 पहले दे चुके हैं, 2 और देंगे तो हो जाएगा 4 करोड़। 4 करोड़ यानी कि हो जाएगा 20% इन 1 ईयर। सब दे ही नहीं सकते, बताओ क्यों नहीं दे सकते। मैंने पहले ही बोला एज पर रेगुलेशन 31 आपको इंश्योर करना है कि एक साल में आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 15%। 15% से ऊपर तो अलाउड ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा कि ये 15% से ऊपर जा रहा है? बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन यही है कि भैया आप नहीं दे सकते, 15% से ऊपर तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहला, हिमांशु एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बेटा, अप्रोच टू द कंपनी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, क्या वो एलिजिबल है? यस सर, बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर सारे इंप्लॉइज आते हैं, डायरेक्टर भी आते हैं, है ना, डायरेक्टर भी आते हैं, ये सब लोग इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मुझे बताओ, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो भी क्या वो एलिजिबल होगा? आंसर इज यस सर, बिल्कुल एलिजिबल होगा। क्या कंपनी फ्री टू फिक्स प्राइस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर है? सर मतलब ही नहीं है। सर मैंने पहले ही बोला स्वेट इक्विटी के अंदर बिल्कुल आप फ्री नहीं हो, बिकॉज आपको फॉलो करना पड़ता है रेगुलेशन 164, जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं किसके लिए? फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रेफरेंशियल इशू अदर देन क्यूआईबी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। अब मैं देख लेता हूं कौन सा वाला आपको इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए या नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे तो पढ़ना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विजय लिमिटेड लिस्टेड प्रपोज कर रही है टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर टू गणेश, एन एम्प्लॉय बिलोंगिंग टू प्रमोटर ग्रुप। गणेश ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द शेयर होल्डर रेजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय रेफरिंग टू द रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन। आंसर द फॉलोइंग, कैन गणेश पार्टिसिपेट इन द रेजोल्यूशन? देखो वो कह रहे हैं कि गणेश एक प्रमोटर ग्रुप का आदमी है, एम्प्लॉय एंड प्रमोटर ग्रुप में काउंट हो रहा है, और उसको स्वेट इक्विटी देने हैं, उसके लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है। क्या गणेश अपीयर कर सकता है रेजोल्यूशन में? मैंने पहले ही बताया कि अगर आप किसी भी प्रमोटर को स्वेट इक्विटी दोगे, दे सकते हो, लेकिन दैट प्रमोटर शैल नॉट बी एलिजिबल किसके लिए? फॉर पार्टिसिपेशन किसमें? इन द रेजोल्यूशन। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस एवरीबॉडी, कम ऑन, क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? कम ऑन यार, यस। अच्छा, क्या ये एग्जम्प्ट कर सकती है इन द, देखो मैं आपको ना एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, लेकिन व्हेन दीज रेगुलेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एनफोर्समेंट इन द स्पेशल केसेस, तो मैं आपको बताता हूं। सेबी के पास ना एक पावर है। सेबी के पास पावर क्या है कि अगर सेबी चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल या एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन, बट मैक्सिमम फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। किसके लिए? फॉर फर्दरिंग इनोवेशन रिलेटिंग टू टेस्टिंग, न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल्स एटसेट्रा इन एनवायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। देखिए, अगर सेबी को ऐसा लगता है कि मुझे प्रमोट करना है इनोवेशन को, और उसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो रेगुलेशंस हैं उनको एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए, तो यस, सेबी ने अपने पास पावर रखी हुई है कि वो चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम एनी या ऑल ऑफ द रेगुलेशंस
बट उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जस्ट फॉर द फर्दरेंस ऑफ इनोवेशन रिलेटिंग टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स एटसेट्रा। क्या समझ आ रही है? तो इस इंटेंट से क्या सेबी चाहे तो आपको एग्जम्प्ट करवा सकता है अंडर सम स्पेशल केसेस। ठीक है सर। सर सुनो ना, सर करा दो ना यार ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। This is a gaming platform, a listed company comprised of various subsidiary joint venture company, associates and other related party forming internal part of Mind Game Group. In order to retain the talented human resources and recognize the efforts of the employees, these Mind Group ने decide किया to grant cash based SAR linked to the shares. You are required to confirm whether the scheme fall under this. बस कुछ नहीं करना बेटा, SAR के बारे में पूरा लिख दो, SAR के बारे में पूरा लिख दो जो जो आपने पढ़ा है। पहले इन्होंने एम्प्लॉय की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बस इतना लिख दिया होगा कि भैया सार को हम डेफिनेटली दे सकते हैं। बस याद रखना वो इक्विटी सेटल्ड भी हो सकता है, कैश सेटल्ड भी होगा। इक्विटी सेटल्ड होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कैश में देना होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, रुको मैं चेक कर लेता हूं। ये देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ गया ना जो अभी हमने बात की थी। जितना भी नॉन कैश वाला पार्ट है वो अगर तो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट्स है तो कहां लेके जाना, बैलेंस शीट में। और जो नहीं होगा क्या उसको एक्सपेंस मान लेना। सबको याद आ रहा है? और फिर मैंने क्या कहा था, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट बन जाएगा जो एक्सपेंस में गया। और जब आप सेक्शन 196 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट लगाओगे तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितना पार्ट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में ऑलरेडी जा चुका है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। रीड कर लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है 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 ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ प्राइसिंग, वेस्टिंग पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंस फेलियर ऑफ ईएसओएस। तीनों चीजें बताई हैं। प्राइसिंग के लिए फ्री और वेस्टिंग पीरियड 1 साल। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर के अंदर मैंने क्या कहा था, चेक करो पहले हो रहा है या बाद में। अनवेस्टेड है तो मे रिटर्न और अगर वेस्टेड है तो मे फॉरफिट। यही पढ़ाया था ना, आप पढ़ के देख लीजिएगा इसको। चलिए सो गाइज मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ये वाला जो असाइनमेंट है प्लीज मेक श्योर कि इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस 30 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करा एंड वी आर ऑल्सो एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस सेशन के अंदर कैसा लगा। एंड आई एम टेलिंग यू पूरी की पूरी सीरीज में मैं आपको झुमा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। गुड बाय टू एवरीवन और गुरु दक्षिणा मत भूलना आपको क्या देना है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताना लल्लुओ कैसा लगा आपको। चलिए